नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, स्मार्ट स्टडी एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों, मंजिल को उनकी औकात बतानी है कि हमारी औकात ये है। दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 10 10th का चैप्टर नंबर 11। कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 11 जो कि कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य ऊर्जा और शक्ति। दोस्तों, कार्य ऊर्जा और शक्ति में से जो एनर्जी का पार्ट है, ऊर्जा का जो पार्ट है, उसको 50% सिलेबस के साथ कटौती कर दी गई है। एनर्जी का जो चैप्टर का पोर्शन है, यहां से बिल्कुल उसको हटा दिया गया है। दोस्तों, अब इसको हटाने के बाद में हमारा चैप्टर का नाम बनता है कार्य और शक्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्य की। तो आइए देखते हैं कार्य क्या होता है। कार्य को सबको पता है, किससे डिफाइन करते हैं कार्य को? W से। तो मैंने ये तो लिख दिया भाई, इसको किससे डिफाइन करते हैं? W से। दोस्तों, अब देखो, कार्य हमारा होता है क्या है कि बल का प्रयोग करके किसी वस्तु की विराम अवस्था में परिवर्तन अथवा गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन ही करना क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। सब ये तो हो गया विराम अवस्था है, विराम अवस्था में किसी वस्तु को गतिशील कर रहे हैं, तब तो क्या मिल रहा है हमको? भाई कार्य मिल रहा है। तो मैंने कार्य को डिफाइन कर दिया W से। अब दोस्तों, कार्य को देखो, समझो। कार्य हमारे पास सपोज दैट एक ये क्या है, एक बॉक्स है हमारे पास। यहाँ पर क्या है? बॉक्स है। अब इस बॉक्स पे मैं क्या करता हूँ? धक्का लगाता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे धक्का लगा दिया तो अर्थात मैं धक्का लगाता हूँ। कोई भी वस्तु पर अपन अगर धक्का लगाते हैं अर्थात उसका मतलब है कि उस पर क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो मैंने इस पर क्या लगा दिया? धक्का लगा दिया। अर्थात क्या लगा दिया? बल लगा दिया। तो ये वस्तु धीरे धीरे किस अवस्था में चल जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी ये वस्तु। पहले वस्तु कौन सी अवस्था में थी? विराम अवस्था में। लेकिन अब वस्तु कौन सी अवस्था में हो गई? गतिशील अवस्था में हो गई। पहले वस्तु ए बिंदु पर थी, अब इस बिंदु किस पे पहुंच गई? बी बिंदु पे। तो ए बिंदु और बी बिंदु का जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम बोल रहे हैं क्या? विस्थापन। क्या बोल रहे हैं? विस्थापन। तो मैंने इसको लिख दिया साहब विस्थापन। विस्थापन हम जानते हैं किससे डिफाइन करते हैं विस्थापन को? S से। तो मैंने ये लिख दिया विस्थापन को S से। इसके अकॉर्डिंग अब देखेंगे कि कार्य की परिभाषा होती क्या है। अब मैंने इसको देखो, कार्य को मैंने लिख दिया भाई W से डिफाइन करते हैं। तो बात मान ली भाई, कार्य होता है W, तो W लिख दिया। उसके बाद में अगर किसी वस्तु पर मैं बल लगा रहा हूं, मतलब क्या है? F लगा रहा हूं, तो मैंने बराबर लगा के F कर दिया। उसके बाद में वस्तु पहले विराम अवस्था में थी, उसके बाद में वस्तु कौन सी अवस्था में हो गई? गतिशील अवस्था में हो गई। तो A बिंदु और जो B बिंदु है उनके बीच में जो विस्थापन आया है उसको मैंने डिफाइन किया है किससे? S से। तो मैं इसको लिख सकता हूं F गुणा S। W को किसका हुआ है? कार्य से। कार्य को डिफाइन करते हैं बल को F से, तो बल गुणा S को विस्थापन। तो कार्य बराबर हमको मिल गया बल गुणा विस्थापन। अब देखो, बल कार्य की जो वैल्यू है हमको मिल गई बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये देखी जाती है कि कार्य है एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। दोस्तों, हम देखें अगर कार्य की सदिश राशि है या अदिश राशि है। सबसे पहले कार्य की अदिश और सदिश के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि सदिश राशि होती क्या है और अदिश राशि होती क्या है। तो सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण और दिशा अगर दोनों मिल जाती है तो हम उसको बोलते हैं तो भाई ये तो कौन सी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन हमको किसी चीज में अगर परिणाम मिल गया, दिशा नहीं मिली, तो उसको बोलेंगे क्या? अदिश राशि। तो कार्य भी हमारा क्या है एक तरीका से? तो कार्य क्या है एक तरीके से? अदिश राशि। कार्य अदिश राशि है। कार्य अदिश राशि है। अब ये बोल दिया साहब कार्य अदिश राशि है। अब देखो, कार्य बराबर मैंने लिख दिया W बराबर FS। अब यहां से देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से उठता है। क्वेश्चन उठने का ये देखना है कि जो W है, W हमारे पास है FS। क्वेश्चन उठता है यहाँ से, हम कब कहेंगे कि, कैसे उठता है क्वेश्चन कि हम कब कहेंगे कि
किया गया कार्य का मान धनात्मक है अर्थात ऋणात्मक। हमको भाई कैसे पता चलेगा कि कार्य का मान धनात्मक है अर्थात ऋणात्मक? तो देखते हैं कार्य के सूत्र से ही हम देखेंगे सब चीज। अगर कार्य की कुछ भी बात आएगी तो उसको देखेंगे हम W बराबर एफ से। W हमारे पास ये रहा, एफ एस क्वेश्चन है हमारे पास। हम कब कहेंगे कि किया गया कार्य धनात्मक है तो ऋणात्मक? तो देखो W अगर कार्य हम दिशा की अकॉर्डिंग करते, देखो अगर W को मैं लगाता हूं यदि बल या बल का घटक मान लिया जाए, हमारे पास क्या है W? तो भाई W तो हमारे पास क्या है? बल या बल का घटक। यदि बल या बल का घटक विस्थापन की दिशा की ओर हो तो किया गया कार्य कौन सा होगा? धनात्मक होगा। किया गया कार्य कौन सा होगा? धनात्मक होगा। तो मैंने ये लिख दिया, किया गया बल विस्थापन की दिशा के अकॉर्डिंग हो तो किया गया कार्य तो क्या हो गया? धनात्मक। यदि विस्थापन की दिशा के विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक। अब हमने ये भी देख लिया भाई कार्य कब ऋणात्मक होता है, उसके बाद में कब धनात्मक होता है। दूसरी कंडीशन हम इसमें ये देखते हैं कि हमारी कोई m द्रव्यमान की वस्तु है। जब कोई m द्रव्यमान की वस्तु, देखो यहाँ पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु रखी हुई है, m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से पृथ्वी पर जब गिरती है तो उसका गुरुत्वीय त्वरण में g के कारण वस्तु पर कार्यरत बल का मान जो होता है वो W बराबर क्या होता है? mg। अब ये तो बोल दिया सर WM हो गया, g गुरुत्वीय त्वरण हो गया, बिल्कुल सही बात है भाई। कार्य कर रहे हैं, कोई वस्तु है ऊपर से नीचे गिर रही है तो g तो नीचे गिर रही, मान लिया गुरुत्वीय त्वरण है, m उसका द्रव्यमान है। लेकिन जब वस्तु ऊपर से नीचे गिरेगी तो उसकी हाइट की भी तो जरूरत होगी हमको। तो हाइट को हम दर्शाते हैं h से। किससे? h से। तो मैंने हाइट को दर्शा दिया किससे? h से। तो W बराबर हमारा सूत्र अब क्या बना? W बराबर mgh। समीकरण नंबर 1 दोस्तों अब हो गया W बराबर हमको क्या मिल गया? mgh। भाई हमारे पास m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जब वो ऊपर से गिरेगी, m द्रव्यमान की वस्तु ऊपर से पृथ्वी पर गिरेगी तो g का मान, और उसके बाद में कितनी हाइट से गिर रही है तो वो भी क्या हो गई? एक तरीका की g। तो मैंने W बराबर लिख दिया mgh। अब देखो दोस्तों, यदि बल का घटक विस्थापन की दिशा में होता है, बल का घटक विस्थापन की दिशा में होता है तो किया गया कार्य भी बताया था कौन सा होता है? धनात्मक। विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है तो ऋणात्मक होता है। अब यहाँ पर देखो कार्य है, उसका मात्रक क्या होता है? सबसे पहले उसका मात्रक होता है, कार्य क्या होता है? न्यूटन मात्रक होता है कार्य का। तो हमने ये बता दिया भाई कार्य का जो मात्रक है वो क्या होता है? न्यूटन। तो कार्य का मात्रक न्यूटन होता है। तो मैंने ये लिख दिया कार्य का मान न्यूटन होता है। तो कार्य का मान क्या? मात्रक क्या हो गया? न्यूटन। अब देखो कार्य का मान न्यूटन होता है। अब देखो यहां से क्या आता है, इतनी बात ध्यान रखने के बाद में अपन को कार्य की जो मात्रक ध्यान रख लिया अपन ने, उसके बाद में हमारे डेफिनेशन याद हो गई, किया गया कार्य धनात्मक है अर्थात ऋणात्मक, हमारे ये भी क्लियर हो गए। उसके बाद में इससे उठता है न्यूमेरिकल दोस्तों, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे इसका कि कार्य से कैसा न्यूमेरिकल आता है। 7% आपको यहीं से न्यूमेरिकल उठने वाला है। आपको वीडियो को आगे तक देखना है दोस्तों। वीडियो को पूरा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दे दोस्तों। अब देखो हम इस पे देखते हैं एक न्यूमेरिकल। तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल लेके। देखते हैं एक एग्जांपल। यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किया गया कार्य ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि आप सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम का कोई थैला है हमारे पास, उसको धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किया गया कार्य ज्ञात करो। जहां पर तुमको जी की जो वैल्यू दे रखी है वो 10 ms-2 दे रखी है। दोस्तों हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो F बराबर हो रहा था वो हो रहा था mgh। तो मैंने ये देखो mgh, F बराबर मैंने लगा दिया mgh।
अब देखो हमको यहाँ पर किया गया कार्य, मतलब किसका मान पूछा है, W का। तो हम देखते हैं, हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है, F गुणा S। क्या होता है, F गुणा S। को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। W भाई गुणा का मतलब यही तो होता है, दोनों संख्या अभी भी गुणा में है और गुणा का चिन्ह लगाने पर भी गुणा में होती है। तो मैंने लिख दिया W बराबर F इंटू S। अब देखो यहाँ से F की जो वैल्यू है वो क्या है, mg। H किसके लिए है, S के लिए, चूंकि S बराबर होता है H। S बराबर क्या मान लिया यहाँ पे, H मान लिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W बराबर F की वैल्यू इसमें रखो तो क्या बन गया, mg और H। S के लिए मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, H। तो W बराबर क्या बन गया, mgh। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सफर में जाते समय आप 12 किलोग्राम, कितना किलोग्राम, मतलब m की जो वैल्यू दिया है 12 किलोग्राम। m बराबर कितना है, 12 किलोग्राम। m की जो वैल्यू 12 किलोग्राम है, उसके बाद में देखो g की वैल्यू ये दे रखी है 10 ms माइनस 2। उसके बाद में हमको दे रखा है mgh का मान दे रखा है 1.5। कितना दे रखा है, 1.5। इतनी वैल्यू दे रखी है। अब देखो m की वैल्यू मिल गई, g का मान मिल गया, h का मान मिल गया। सूत्र लगाना है हमको, W बराबर m का मान कितना है, 12 किलोग्राम। तो 12 किलोग्राम गुणा, उसके बाद में g है तो g का मान है 10 ms माइनस 2, 10 ms माइनस 2 गुणा h की वैल्यू कितनी है, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर ये लगा दिया मैंने, ये लगा दिया 1.5 मीटर। चूंकि हम जानते हैं किलोग्राम ms माइनस 2 को गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको, जब ms माइनस 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या प्राप्त होता है, n। क्या प्राप्त होता है, n। तो हम लिख सकते हैं इधर, चूंकि किलोग्राम गुणा ms माइनस 2 बराबर होता है क्या, n। क्या होता है, n। अब देखो 12 गुणा 10 करेंगे सबसे पहले, तो 12 गुणा 10 तो ये तो क्या हो गया, n। तो इसको तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे करके n। फिर उसके बाद में क्या है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अब देखो इसको गुणा करेंगे और हम जानते हैं n गुणा m करते हैं जब क्या आता है, j का मतलब क्या है, कार्य का मात्रक जूल। तो जूल से हम क्या डिफाइन हो जाएगा, जो भी हमको कार्य किया गया है उसका मान क्या प्राप्त होगा, जूल। और हमारा कार्य का मात्रक होता है जूल, बल का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। तो हम इससे वैल्यू काटेंगे, कितनी आ जाएगी, n गुणा, चूंकि n गुणा m बराबर होता है j। तो ये कितनी हो गई, 120 गुणा 1.5, 180। तो कितना आ गया, 180 जूल। तो W बराबर कितनी वैल्यू आ गई, W बराबर 180 जूल। तो हमको जो किया गया कार्य हमारा है वो कितना आ गया, हमको 180 जूल। पहला एग्जांपल होगा, इसी के साथ हम दूसरा एग्जांपल को देखते हैं, वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 20 किलोग्राम की वस्तु को अपने सिर पर 2 मीटर ऊपर उठाकर रखता है, तो किए गए कार्य का मान ज्ञात करो। जी का मान दे रखा है 10 ms माइनस 2। अब देखो हम जानते हैं W बराबर क्या होता है, mgh। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, W बराबर क्या होता है, mgh। तो W का मान काटना है हमको, कार्य का मान। W बराबर m की वैल्यू देखो कितना है, 20 किलो। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 20 किलो। उसके बाद में G की वैल्यू है हमारे पास 10 ms माइनस 2, 10 ms माइनस 2 गुणा, उसके बाद में 2 मीटर। ये लिख दिया मैंने क्या, 2 मीटर। अब इसको सॉल्व करते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या कि किलोग्राम गुणा ms माइनस 2 क्या होता है, n होता है। तो मैंने लिख दिया न्यूटन होता है, मतलब न्यूटन किसका मात्रक है, बल का। तो बल आ गया हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास n और m है, तो n गुणा m क्या होता है, j होता है, जो कि किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक। तो 20 गुणा 10, 20 गुणा 10 और इसको कर देंगे n, फिर उसके बाद में 2m। जैसे इसको सोल्व करेंगे, 20 गुणा 10 n गुणा 2m,
तो जैसे हम चूंकि हम जानते हैं n गुणा m बराबर क्या होता है j, तो 10 गुणा 20 करेंगे 200, 200 गुणा 2 करेंगे तो 400, तो W बराबर कितना आ गया 400 जूल। जो किया गया कार्य है वो कितना आ गया 400 जूल। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे देखते हुए, इतना क्वेश्चन हो गया, उसके बाद में क्वेश्चन थीटा से और उठता है इसमें, तो वो भी देख लेते हैं। भाई कोई भी कोण है हमारे पास, कोई त्रिभुज है, सपोज दैट ये त्रिभुज है हमारे पास, ये त्रिभुज है, जब इसके पास थीटा कोण है हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर भी बल लागू होना चाहिए। भाई कोई वस्तु है द्रव्यमान की है हमारे पास, इधर से इधर गिर रही है, तो उसकी हाइट की जरूरत है हमको, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है थीटा, और हम जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है एफ एस होता है। लेकिन यदि अगर हमको थीटा की वैल्यू दे रखी है तो हमारा सूत्र सिंपल बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। अब हमको अगर कोस थीटा की वैल्यू वहां पर दी हुई होती है, मान लो हमको दिया हुआ है भाई वो 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो हम डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखेंगे 60 का मान। अगर हमको क्वेश्चन में 60 की वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट हम उसको भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा से संबंधी। भाई कोस थीटा की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है यहाँ पे 30। कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति है 5 न्यूटन बल लगाकर वस्तु को खींचता है, रस्सी 36 से 30 डिग्री कोण बना रही है, वह वस्तु 20 मीटर ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, मोस्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके लिए ये देखो, बल हमारे पास है एफ, जो जिसकी वैल्यू दे रखी है हमको 5 न्यूटन। हमको पता है बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 न्यूटन। उसके बाद में हमको पता है विस्थापन, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जा रहा हूँ, तो वस्तु को यहाँ से ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है 20 मीटर ले जा रहा है ये। भाई वस्तु को 37 से 20 मीटर ऊपर की ओर खींच रहा है, तो कितना कार्य कर दिया इसने 20 मीटर का। उसके बाद में हमको कोस थीटा है, मतलब जो थीटा है हमारे पास 36 से कितना कोण बनाता है 30 डिग्री, और हमको पता है कोस थीटा W बराबर होता है एफ एस कोस थीटा। अब एफ एस कोस थीटा है तो 30 डिग्री जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी हुई है कि वो कितनी होती है 86.6, कोस 30 डिग्री बराबर होता है 86.6 जूल दे रखा है इसने, तो इसने ये तो दे दिया भाई 6 जूल होता है ये। अब नेक्स्ट देखो, चूंकि हम जानते हैं W बराबर क्या होता है एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा। W की वैल्यू लिखे, W बराबर हमको कार्य का मान याद करना है, कार्य हमको पता है किसमें आता है जूल में आता है। अगर जूल में हमारा आंसर आ रहा है तो क्वेश्चन हमारा सही है, अन्यथा गलत है। तो देखो F की वैल्यू क्या है 5 न्यूटन, तो मैंने लिख दिया 5 न्यूटन। S की वैल्यू है 20, तो मैंने लिख दिया 20 मीटर, तो मैंने लिख दिया 20 मीटर। अब यहाँ पर दूसरा दे रखा है कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो मैंने लिख दिया कोस 30 डिग्री। अब देखो n गुणा m क्या होता है जूल होता है, सिंपल सी बात है। तो W बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, तो कितना होगा ये तो 100 n गुणा m, और कोस 30 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रही है 86.6 जूल, कितनी दे रखी है 86.6 जूल। अब देखो n गुणा m हम जानते हैं क्या होता है j होता है, तो 100 गुणा 86 पॉइंट ये करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 100 गुणा जब 86 पॉइंट इसको जब करते हैं तो देखो इसको सिंपल सा गुणा करना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाता है मात्र, इसके डायरेक्ट आंसर देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 से हम किसी भी संख्या गुणा करते हैं तो हमारे को संख्या पे क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 86.6 जूल। ये हमारा आज का क्वेश्चन हो गया। अब आपको इसमें तीन लाइन पढ़नी है, वो देखो क्या है 3 लाइन ये देखनी है आपको कि कोई सा भी क्वेश्चन आए मात्र उन तीनों लाइनों को आपको एग्जाम के टाइम पढ़ के जाना है, तो वो देखते हैं। और इसी के साथ हमारा कार्य का टॉपिक खत्म हो जाता है। यदि हमको थीटा की वैल्यू दे रखी होती है, जब थीटा नहीं दे रखा होता है, जब थीटा दे रखा हो तो यदि थीटा दे रखा है तो हमको पता है कार्य का मान क्या होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। यदि थीटा नहीं दे रखा हो, जब थीटा नहीं दे रखा हो तो
W बराबर क्या आ जाएगा, F गुणा S, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कार्य बराबर क्या होता है, F गुणा S, तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद में देखो, यदि द्रव्यमान M वह ऊंचाई H, वह ऊंचाई H, तो W बराबर हो जाएगा mgh। फर्स्ट केस हो गया ये, और ये सेकंड, इसके बाद में ये केस हो गया थर्ड। अगर तुम तीनों टॉपिक को या तीनों केसेस को ध्यान रखते हो तो कार्य का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। 100% क्वेश्चन इसमें से उठेगा, न्यूमेरिकल इसमें से हर बार पूछेगा। अब क्या, एनर्जी का पार्ट हटाने की वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कार्य। अगर कार्य आपने ढंग से पढ़ लिया यहाँ पे तो हो सकता है फुल में से फुल नंबर आने के पूरे चांस बन जाए। दोस्तों W बराबर हमने FS लिख दिया भाई, जब क्या है थीटा नहीं दे रखा है। अगर थीटा की वैल्यू दे रखा है तो हम पता है FS बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। उसके बाद में W बराबर mgh, अगर द्रव्यमान दिया हुआ है, किसी वस्तु की हाइट ऊंचाई दे रखी है, तो हम ये तीनों फॉर्मूलों को, आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक कर दे, और हाँ सब्सक्राइबर शेयर कर दे। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को स्मार्ट स्टडी एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है ये, जो आगे तक आपके काम आएगा। दोस्तों अगर आपका कोई सिस्टर या ब्रो या जो भी पढ़ रहा है उसको बताइए कि स्मार्ट स्टडी एजुकेशन बिल्कुल आपको पर डे ऑनलाइन क्लासों की सुविधा की जा रही है। दोस्तों जितनी भी टेक्निकल टीम है वो आपको प्रत्येक वीडियो अवेलेबल करा दी जाएगी। मात्र आपको जो भी किसी भी क्लास का स्टूडेंट है उसको कमेंट करके बताना है कि कौन सी क्लास है और कौन सा सब्जेक्ट है। प्रत्येक प्रकार के टीचर आपको यहाँ